नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैंने साउंड चेक कर लिया है और जैसा कि मुझे नज़र आ रहा है कि क्लास लाइव हो चुकी है। एक बार मैं अपने मोबाइल पे चेक कर लेता हूँ और जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं वो अपना मैसेज करके बता दीजिए कि साउंड वगैरह सब ओके हैं क्या, ताकि हम क्लास स्टार्ट कर सकें। 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं चेक कर लेता हूँ साउंड वगैरह प्रॉपर आ रहा है क्या, सब स्टूडेंट बता दीजिए। चलिए, जैसा कि खूब बच्चों ने बताया है कि हाँ भाई साउंड वगैरह सब प्रॉपर आ रहा है, तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। सब बच्चे एक बार आ जाएं, थोड़ा सा वेट भी कर लिया जाए और मैं अपने मोबाइल के थ्रू देख लूँ क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए साउंड प्रॉपर आ रहा है। लीजिए। संजीत कुमार जी, हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे सभी बच्चों को। देखिए, पहले तो एक बहुत ही सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे सामने एक शब्द है शिक्षा और एक शब्द है शिक्षक। शिक्षा जो शब्द है वो ज्ञान से जुड़ा हुआ है। ज्ञान हमें दुनिया में बहुत सारी जगह से मिलता है। कहते हैं ना, ज्ञान मत दे, ज्ञान मत ले, यहाँ ज्ञान है, वहाँ ज्ञान है। लेकिन उस ज्ञान में से कौन सा ज्ञान वो है जो एक स्टूडेंट के जीवन को संवार सकता है, वो रास्ता उसे शिक्षक बताता है। अगर बच्चा उस रास्ते पे चलना चाहे, बच्चा उस रास्ते से सीखना चाहे और वहाँ से कुछ गेन करना चाहे, तो यही ओरिजिनल डेफिनेशन है शिक्षक की। और शिक्षक दिवस पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं एडवांस मैथ्स। देखिए, सबसे पहले आज के दिन हम क्या करेंगे। आज के दिन हम ये जानेंगे कि हमारी एडवांस मैथ्स क्या है, जिसमें हमें मेजर तौर पे 2 टॉपिक पढ़ने होते हैं। एक है क्षेत्रमिति, ठीक है, जिसे हम मेंसुरेशन बोलते हैं, और दूसरा है स्टैटिस्टिक्स, जिसे हम बोलते हैं सांख्यिकी। तो क्षेत्रमिति के 2 से 3 सवाल आपकी परीक्षा में आते ही आते हैं। मतलब अगर आपको सिलेक्शन चाहिए और पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको क्षेत्रमिति सीखनी है। अब एक बहुत ही सिंपल सी बात आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्षेत्रमिति में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कुछ बच्चों को ये टफ भी लगे, ठीक है ना, लेकिन नो डाउट अगर किसी चीज़ को पाना है तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक स्टार्टिंग फेज होता है, हम एक बेसिक सीखते हैं। और हम बेसिक इसलिए सीखते हैं, अभी इस सप्ताह की जो हमारी क्लासें हैं, जो एडवांस में इसकी जितनी भी क्लास होगी इस सप्ताह में, उसमें हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम पढ़ने के लिए तैयार होने वाले हैं कि सर मेरे को तो एडवांस मैथ्स में कुछ नहीं आता, तो मैं वहाँ कुछ नहीं से शुरू करूँगा और वहाँ से आपको संपूर्ण तक ले जाने की कोशिश करूँगा। तो आप इस कुछ नहीं में अपना योगदान दीजिएगा। आप जितने भी फॉर्मूले, जितने भी चीज़ें मैं आपको डे बाय डे याद करवा रहा हूँ, इस सप्ताह हमारा यही टारगेट है कि एडवांस मैथ्स पढ़ने के लिए पहले क्या तैयारी करी जाए, वही हम तैयार कर रहे हैं। और वो अच्छे से तैयार हो गया तो आपको एडवांस मैथ्स में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं सब आप हल करने वाले हैं। तो एक बार जो सभी बच्चे लाइव है वो मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए कि सर साउंड प्रॉपर आ रहा है और वीडियो आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ताकि मैं उसे आगे बढ़ा पाऊँ। चलिए, अब अगर हम क्षेत्रमिति की बात करते हैं तो क्षेत्रमिति में देखिए हम 2 चीज़ें पढ़ रहे हैं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। क्षेत्रमिति में हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, एक है 2D, एक है 3D। क्या सर क्षेत्रमिति शब्द का मतलब क्या है? मिति मतलब मापन, क्षेत्र का मापन, मतलब तो यही है, ठीक है, बिल्कुल सर। अब हम इसमें 2 तरह की आकृतियाँ पढ़ते हैं, एक होती है 2D आकृति, एक है 3D आकृति। देखिए, मैंने अपने सबसे पहला वाक्य बोला है, मेरा हर वाक्य आपको अच्छे से समझना है, ठीक है, मेरा हर वाक्य आपको अच्छे से समझना है और इसको दिमाग में सेट कर लेना है कि मुझे टीचर ने बताया है, मुझे सर ने बताया है कि 2 तरह की आकृतियाँ होती है, एक होती है 2D आकृति और एक होती है 3D आकृति। क्या बोला मैंने? एक होती है 2D आकृति और एक होती है 3D आकृति। अब 2D आकृति को बोलते हैं द्विविमीय आकृति। सर होती क्या है, अभी जानकारी लेते हैं, रुक जाओ। द्विविमीय आकृति, ठीक है, और 3D आकृति को हम बोलते हैं त्रिविमीय आकृति। ठीक है। अब 2D आकृति और 3D आकृति में अंतर क्या है उसको ध्यान से समझिए।
आप किसी भी वस्तु को किसी सतह पर रखते हैं और अगर वो ऊपर उठी हुई दिखती है, उसके अंदर गहराई होती है, तो वो 3D आकृति है। और उसके अंदर अगर गहराई नहीं है तो 2D आकृति है। मतलब आप एक बारीक सा पेपर लेंगे और इसको इस सतह पर अगर रखेंगे तो वो आपको ऊपर उठा हुआ नहीं दिखेगा, उसमें मोटाई नहीं होगी। क्या कहा मैंने? उसमें मोटाई नहीं होगी। आपकी दीवार है, आपकी दीवार पे मैंने क्या किया, एक पेंट, हल्का सा पेंट करके एक कोई आकृति बना दी, तो वो आकृति है, वो आकृति क्या आपको ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है क्या? नहीं सर, वो मुझे आकृति ऊपर उठी हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब वो क्या है? वो 2D आकृति है। लेकिन ये जो मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं यहाँ बोर्ड पे रखता हूँ, चिपका देता हूँ, तो ये ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, इसमें गहराई है। मैं कुछ उदाहरण लेता हूँ, जैसे हमने पेपर से त्रिभुज काट लिया, हमने पेपर से वर्त काट लिया, ठीक है, हमने पेपर से आयत काट लिया। उन सबको अगर मैं यहाँ पर रखूँगा तो वो ऊपर उठे हुए नहीं दिखेंगे। आप इस बोर्ड की सतह को भी समझ सकते हो। ये जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो ये वाइट सतह है, मैं इसके बॉर्डर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस वाइट सतह की बात कर रहा हूँ। ये जो सफ़ेद वाली वाइट वाली सतह जो है, ये ऊपर उठी हुई नहीं दिखाई दे रही, 2D आकृति है। लेकिन आप एक डस्टर को लीजिए, आप एक किताब को लीजिए, आप एक किताब को लेके यहाँ रखिए, तो किताब आपको ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, उसमें मोटाई होगी, उसमें गहराई होगी। क्या होगी? उसमें मोटाई होगी, उसमें गहराई होगी, और ये 3D आकृति है। तो सबसे पहली बात मुझे बताइए, क्या आपको एक बात समझ में आ गई कि 2D आकृति किसको बोलते हैं और 3D आकृति किसको बोलते हैं? आई होप हर बच्चे को ये बात समझ में आ गई है कि 2D और 3D आकृति किसको बोलते हैं। क्या सर, ऐसी कोई भी आकृति जिसको हम किसी भी सतह पर रखेंगे और वो ऊपर उठी हुई नहीं दिखाई देगी, उसके अंदर गहराई नहीं होगी, तो वो 2D आकृति होगी। लेकिन ऐसी कोई भी आकृति जिसे हम किसी सतह पर रखेंगे, जैसे चौक है, डस्टर है, पुस्तक है, ईंट है, इन सबको अगर हम किसी सतह पर रखेंगे तो ये हमें ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, इसके अंदर गहराई होगी, इसको हम बोलते हैं 3D आकृति। आई होप बात समझ में आ गई है। ये हमने बात करी अपने आम बोलचाल की भाषा में। अब हम बात करते हैं गणित की भाषा में। अगर हम गणित की भाषा में बात करें तो 2D आकृतियाँ वो आकृतियाँ हैं जिनके अंदर 2 ही एक्स होते हैं। एक होता है XX और एक होता है YX। ये लीजिए, आपको पता है ज़मीन पे जो पड़ी हुई लाइन होते हैं, इसको बोलते हैं क्षैतिज लाइन। जो ज़मीन पे पड़ी हुई लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज लाइन। और ये जो ऊपर की तरफ ये जो लाइन है आपकी, जो लंब है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर लाइन। ठीक है, तो जब 2 ही एक्स हो, एक तो एक्स एक्सिस हो, XX हो, और एक YX हो, वो 2D आकृति की पहचान है। द्विविमीय, जो 2 विमाओं को बता रही है। अगर हम 3D आकृति की बात करते हैं, त्रिविमीय, कोई कहते हैं त्रिविमीय का क्या मतलब है, तो आप कहना सर इसमें 3 एक्स होते हैं, एक तो आपका XX होता है, एक YX होता है, और ये ZX होता है। ये जो ZX है वो अंदर की तरफ है। अब बोर्ड पे तो मैं अंदर की तरफ करके नहीं बता सकता, 3D आकृति नहीं है, लेकिन ये जो ZX है वो अंदर की तरफ है, जिसके कारण गहराई आई है। भाई ये अंदर की तरफ जाएगा तभी तो गहराई आएगी, ठीक है ना। ये अंदर की तरफ है इसलिए गहराई है। तो त्रिविमीय आकृतियों में 3 एक्स होते हैं, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस। जबकि 2 विमीय आकृतियों में, द्विविमीय आकृतियों में 2 एक्स होते हैं, XX और YX। यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है, अगर आपको समझ में आ गई है तो एक बार यस सर का मैसेज भेज दीजिए। लीजिए मैं सबका नाम ले लेता हूँ। बच्चे कह रहे सर हमारा नाम नहीं लिया। दिगेश्वर दीवान, प्रतीक राज, परवीन कुमार, हिम्मत सिंह, शिवसत बॉय, निशिकांत, अमरनाथ, रविंद्र, अशोक, अमित यादव, बुधराम, गोपाल, सोनू, अजय, मिंटू, कुंदन, रोशन, दिनेश, अमरनाथ, खुशी यादव, लखन कुमार, मनोज। ठीक है, आई होप सबके नाम आ गए, गोपाल एंड ऑल ऑफ यू। चलिए, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं बफरिंग हो रहा है, तो बफरिंग का पीछे तो एक कारण ये हो सकता है ना भाई, आपका जैसे इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा धीरे चल रहा हो तो उस वजह से। तो आपको ये बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आई होप सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई। देखिए, हम धीरे धीरे स्पीड पकड़ लेंगे। मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, थोड़ा शुरुआत कर रहा हूँ सिंपल तरीके से, बेसिक तरीके से, ताकि वो हमारे साथी जो बेसिक कुछ नहीं जानते मेंस्ट्रुएशन के बारे में, वो भी आज से ये जानते हैं कैसे 2D आकृतियाँ वो है जिनको किसी सतह पे रखूँगा तो ऊपर उठी हुई नहीं दिखेगी, और 3D आकृतियाँ वो है जिनको किसी सतह पर रखूँगा तो ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। ठीक है, चलिए अब हमें जो 2D आकृतियाँ पढ़नी है उनका नाम लिया जाए।
कि कौन कौन सी 2D आकृतियाँ हमें पढ़नी है। हमें जो 2D आकृतियाँ पढ़नी है उसमें सबसे पहले है वर्त। ये लीजिए, ये है वर्त, ठीक है। तो वर्त कैसा होता है वो तो आप सबको पता ही होगा, और नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका वर्त है। आई होप आपको सबको ये दिख रहा होगा कि ये आपका क्या है, ये आपका वर्त है, ठीक है ना। ये वर्ताकार आकृति है। अगर आपसे कोई पूछ ले, मेरी बात ध्यान से सुनना, पहला सवाल क्या है, अगर आपसे कोई पूछ ले क्या बोल वर्त है, अगर आपसे कोई पूछ ले क्या बोल वृत्त है या वर्ताकार है, क्या बोल वर्ताकार है, तो आप उत्तर दोगे सर नहीं, बोल वर्ताकार नहीं है, क्योंकि वर्त तो 2D आकृति है। वर्त को हम किसी सतह पर रखेंगे तो वो ऊपर उठा हुआ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। जबकि बोल को अगर हम किसी सतह पर रखेंगे तो बोल तो ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, बोल के अंदर तो गहराई दिखाई देगी। तो बोल क्या है, बोल वर्ताकार नहीं होती है, बोल वर्त नहीं होती है। बोल क्या होती है, बोल होती है गोलाकार। बोल एक 3D आकृति है। जो हमारी क्रिकेट की बॉल है, वो जो बॉल है वो क्या है, वो एक 3D आकृति है, और इसे हम कहते हैं गोलाकार आकृति। तो बॉल कैसी आकृति है, बॉल एक गोलाकार आकृति है, ना कि वर्ताकार। वर्त वो होगा अगर आप एक बारीक पेपर को काट के, मतलब पेपर को ऐसे राउंड काट के आप इस सतह पे चिपका दो जो ऊपर उठा हुआ नहीं दिखे, एकदम पतला पेपर है, मान लेते हैं उसमें मोटाई है ही नहीं, ऐसे पेपर को, या फिर मैंने देखो एक वर्त आपके सामने बना दिया है, ये हमारी एक वर्ताकार आकृति है, ये हमारा एक वर्त हमारे सामने है। तो आई होप सब लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि वर्त किसे कहते हैं। सर एडवांस में सिर्फ मेंसुरेशन पढ़ाइएगा। एडवांस में मेंसुरेशन और स्टैटिक्स 2 आता है आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में, वो दोनों मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। मेंसुरेशन भी पढ़ाऊंगा, स्टैटिक्स भी पढ़ाऊंगा। स्टैटिक्स में 2021 में कोई सवाल नहीं आया, लेकिन 2019 में बहुत सारे सवाल आए थे। और मेंसुरेशन में जीडी के 2021 के हर शिफ्ट में 3 से 4 सवाल आए थे। तो बात समझे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इससे पिछले एग्जाम में 2019 के एग्जाम में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्टैटिक्स का एक एक सवाल दिया ही दिया, और 2021 के सवाल में उन्होंने सब के सब सवाल मेंसुरेशन के दे दिए। इसलिए तैयार रहिए कि सर हमें हर चीज़ पढ़नी है, इजी चीज़ भी पढ़नी है, भारी चीज़ भी पढ़नी है। ये देखिए एक मैंने लाइन बनाई है, ये मेरे वर्त का केंद्र बिंदु है, ये मेरे वर्त का केंद्र बिंदु है, और केंद्र बिंदु से परिधि तक ये जो बाहर की जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं परिधि। देखिए एक एक शब्द दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि परिधि किसे बोलते हैं, कि हमारा वर्त है, इसकी जो बाहर की बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम परिधि बोलते हैं, ठीक है सर। परिधि किसको बोलते हैं हमें समझ में आ गया, ठीक है। ये हमारे वर्त का केंद्र बिंदु है, ये क्या है, हमारे वर्त का केंद्र बिंदु है, ठीक है। वर्त के केंद्र बिंदु से परिधि तक जाने वाली सीधी रेखा, देखो हमने एक सीधी रेखा बनाई है जो आपके वर्त के केंद्र बिंदु से परिधि तक जा रही है, और इसको बोलते हैं त्रिज्या। और त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं, आर से इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसको इंग्लिश में हम रेडियस बोलते हैं, आर फॉर रेडियस, त्रिज्या। तो त्रिज्या किसे कहते हैं। अब ये परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये बात सिर्फ समझने की जरूरत है कि त्रिज्या क्या होती है। जो हमारा वर्त का केंद्र बिंदु है, इससे एक सीधी लाइन जाती है वर्त की परिधि तक, इसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई है। अब देखिए एक और बात, क्या, वर्त की परिधि के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने वाली एक ऐसी लाइन जो वर्त के केंद्र बिंदु से गुजरती है। मैंने क्या कहा, वर्त की परिधि के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने वाली लाइन, एक भाग से दूसरे भाग तक जाने वाली लाइन, जो लाइन केंद्र बिंदु से गुजरे। आई होप सबको ये दिख रही होगी, नहीं दिख रही होगी तो मैं थोड़ी मोटी बना देता हूँ, लीजिए। अब एग्जैक्ट सीधी तो बनेगी नहीं, लेकिन ये लीजिए, ये जो आपकी लाइन है, इस लाइन को आप बोलते हो व्यास। क्या बोलते हो इसको आप, व्यास, ठीक है। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं सर, व्यास समझ में आ गया, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई, व्यास किसको कहते हैं। हाँ सर, वर्त की परिधि के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने वाली लाइन जो केंद्र बिंदु से गुजरे उसे व्यास कहते हैं। यहां से हमें एक बात नजर आ रही है, यहां से हमें एक जानकारी नजर आ रही है, उस जानकारी को ध्यान से समझिए। और वो जानकारी ये है कि व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। क्या कहा मैंने, व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं परिधि ज्ञात करूंगा, अब देखिए हम क्षेत्रमिति में डायरेक्टली आ रहे हैं, वर्त की परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। वर्त की परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2 पाई r।
पाई का मान हम 22/7 रखते हैं लगभग। पाई का वास्तविक मान 22/7 नहीं होता है, लेकिन हम हमारी गणना करने के लिए पाई का जो मान रखते हैं वो 22/7 रखते हैं। वैसे एक बात आप ये भी याद रख सकते हो कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई के बारे में एक जानकारी लिख लीजिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसकी आपको PDF मिलेगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और आप नोट्स बनाइएगा। देखिए मेंसुरेशन GD वाले बच्चों के लिए एक टफ चैप्टर है, तो आपको बड़े ही स्पष्ट अपनी खुद की नोटबुक में अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। इस PDF को देख के, पढ़ते वक्त नहीं, पढ़ते वक्त सिर्फ ध्यान लगा के बात को समझिए और सुनिए, फिर आप क्या करेंगे, बाद में आराम से नोट्स बनाएंगे। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि ये अशांत अनावर्त है। इस बात का क्या मतलब है बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये अशांत अनावर्त है। अशांत अनावर्त का ये मतलब हुआ, जब पाई का वास्तविक मान लिखते हैं ना, तो वो दशमलव के बाद रुकता नहीं है, शांत ही नहीं होता है। मतलब एक संख्या होती है जो दशमलव के बाद रुक जाए, मैंने लिख दिया 2.25, ये दशमलव के बाद रुक गई, इसको बोलते हैं शांत दशमलव संख्या। क्या बोलते हैं इसको? शांत दशमलव संख्या, है ना। लेकिन अगर ऐसी कोई संख्या हो जो दशमलव के बाद रुके ही नहीं, चलती रहे, है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अशांत दशमलव संख्या। तो पाई अशांत दशमलव संख्या है, और वो अशांत दशमलव संख्या है जो दशमलव के बाद जिसका मान रिपीट नहीं होता है। रिपीट मतलब एक निश्चित क्रम में आवर्ती नहीं होती है, एक निश्चित क्रम में आवर्ती नहीं होती है। अब कोई बच्चा कहे और सॉरी ये तो भारी बात हो गई, मैं तो इससे कंफ्यूज हो गया, तो चलिए, तो आप बस इतना याद रख लीजिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, और पाई का लगभग मान जो है 22/7 होता है। पाई का लगभग मान 3.14 भी होता है। जब हम प्रश्न को हल करते हैं, मैंने क्या कहा, जब हम प्रश्न को हल करते हैं तो हमें खुद को पाई का मान रखना होता है, तो हम 22/7 रखते हैं, और हमारा सवाल कहते हुए कि पाई का मान 3.14 रखना है, तो हम पाई का मान 3.14 रखेंगे। ठीक है, चलिए, ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अब हमने अभी देखा कि जो हमारा वर्त है, इसकी जो परिधि होती है वो होती है 2πr। वर्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है? 2πr। और वर्त का जो हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं वो होता है πr²। अब कोई बच्चा कहना चाहे सर ये परिधि और क्षेत्रफल में क्या फ़र्क है, तो बात को ध्यान से समझना। आपको अगर ये आउटर बाउंड्री ज्ञात करनी है, अगर ये बाहर वाली बाउंड्री ज्ञात करनी है, तो ये बाउंड्री परिधि है। और अगर आपको इसके अंदर की सतह ज्ञात करनी है, ये इसके अंदर जो सतह है, अगर आपको ये पूरी सतह ज्ञात करनी है, तो ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल, सतह, क्षेत्रफल में क्या आ जाएगी? पूरी सतह। और परिधि में क्या आ जाएगी? परिधि में आ जाएगी बार वाली बाउंड्री। बात समझ में आ गई? अब एक बात बताइए मुझे, एक सिंपल सी बात सुनिए। अगर कोई प्रश्न कह रहा है मुझे वर्ताकार क्षेत्र में, वर्ताकार खेत है या वर्ताकार क्षेत्र है जिसमें सिंचाई करनी है, ठीक है, क्या कह रहा है? मुझे वर्ताकार खेत में सिंचाई करनी है। कोई ऐसे बोल दे कि मुझे वर्ताकार खेत में बुआई करनी है। कोई कहते मुझे वर्ताकार खेत में कटाई करनी है। कोई कहते मुझे वर्ताकार खेत में तराई करनी है ना। तो ये सब चीज़ें कहाँ होगी भाई? आप सिंचाई करोगे, आप बुआई करोगे, आप तराई करोगे या आप कटाई करोगे, तो वो कहाँ करोगे? सर वो तो हम पूरी सतह पे करेंगे, इसके ऊपर, इस पूरी सतह पे करोगे ना। कहाँ करोगे? इस पूरी सतह के ऊपर, यूँ पूरी के अंदर। तो इसका मतलब जब भी सवाल कहे ना कि सिंचाई करनी है, तराई करनी है, बुआई करनी है, पानी देना है, इसका मतलब जो हमारा सवाल है वो क्षेत्रफल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्षेत्रफल की बात कर रहा है। ये बात इससे संबंधित है। अगर हमारा सवाल कहे कि हमें एक वर्ताकार खेत के चारों ओर तारबंदी करनी है, क्या करनी है? तारबंदी करनी है, तो तारबंदी कहाँ करूंगा? तारबंदी यहाँ करूंगा क्या अंदर? नहीं सर, तारबंदी तो आप बाउंड्री पे करोगे। इसका मतलब अगर सवाल कह रहा है तारबंदी करनी है, तो सवाल किसकी बात कर रहा है? सवाल परिधि की बात कर रहा है। देखो ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये सब आकृतियों में काम आएगी। जितनी भी हमारी 2D आकृतियाँ हैं उसमें ये सब बातें हमारे डायरेक्टली काम आने वाली हैं, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, जो भी आकृतियाँ जिनका नाम मैं धीरे धीरे आपको सबको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ठीक है, चलिए। साउंड तेज बोलें? लीजिए तेज बोल देते हैं, बिल्कुल। तो ये बात क्लियर हो गई। आपको तारबंदी करनी है तो कहाँ करोगे? परिधि के ऊपर करोगे। अगर कोई कहे वर्ताकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाना है, कोई कहे वर्ताकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाना है,
वर्ताकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाना, तो चक्कर कहाँ लगाओगे? परिधि के ऊपर लगाओगे। एक पहिया घूम रहा है। अगर कोई सवाल है जिसमें कह रहे हैं कि पहिया घूम रहा है, पहिया घूम रहा है मतलब परिधि पे काम हो रहा है। जिस दूरी की बात करी जा रही है वो परिधि है, ठीक है ना। कहे एक वर्ताकार खेत में सिंचाई करी जा रही है, तो जिस चीज़ की बात करी जा रही है वो क्षेत्रफल है। ये एक बेसिक बात आपको समझ में आ गई होगी। और वर्त के दो बेसिक फॉर्मूले हैं, पहला है परिधि जो 2 पाई आर होती है, और क्षेत्रफल जो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए एक बच्चा कह रहा है सर आप जयपाल सर है ना? हाँ मैं ही जयपाल सर हूँ, मैथ्स में तो जयपाल सिंह राठौड़ नाम है मेरा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेके देखा जाए। हम जब हर चीज़ को बेसिक से सीख रहे हैं तो हमने एक छोटा सा काम करने का पैटर्न सीखा जाए। चलिए, अगर हमें कहा गया कि एक वर्त है जिसकी त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है, क्या कहा गया? एक वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। लीजिए, तो हम क्षेत्रफल कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल। पाई की जगह सर हम 22/7 लिख देंगे, बिल्कुल। आर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब वर्ग, ये तो सबको पता होगा। आर की घात आर स्क्वायर मतलब आर गुणा आर 2 बार लिखना है। आर क्यूब का मतलब क्या हो गया? आर गुणा आर 3 बार लिखना होता है गुणा में, ठीक है। तो आर स्क्वायर, आर 7 है तो 7 × 7, ठीक है। तो 7 से 7 काट दिया, 22 × 7 हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दुनिया के जितने भी क्षेत्रफल होंगे उन सभी क्षेत्रफल की जो इकाई लगेगी वो लगेगी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, जिसे आप बोलते हो वर्ग इकाई। क्या बोलते हो? वर्ग इकाई। अगर आप कोई भुजा लिख रहे हो, आप कोई विकर्ण लिख रहे हो, आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख रहे हो, या आप परिमाप लिख रहे हो, तो आप सेंटीमीटर, मीटर, सामान्य इस तरह की इकाई में लिखोगे, ठीक है। लेकिन आप कोई भी क्षेत्रफल लिख रहे हो, आप किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल लिख रहे हो, तो उसकी जो इकाई होगी वो होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, जैसे हमें इकाई दे रखी होगी उस इकाई के अनुसार वो होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब हमें दूसरा सवाल, यहाँ से जो बनने वाला दूसरा सवाल है वो हमारे दिमाग में रहना चाहिए। अगर सवाल हमसे कह दे कि जो क्षेत्रफल है वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आप त्रिज्या बताओ। देखो ये प्रश्न बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपको उसका रिवर्स प्रश्न हमेशा पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं, ठीक है ना। देखिए धीरे धीरे पहुंचेंगे हम, धीरे धीरे हम पहुंचेंगे। हमारा इस सप्ताह का टारगेट है जितनी भी 2D और 3D आकृतियां हमें पढ़नी है उनके बारे में उनके बेसिक फॉर्मूले, जब सवाल में कोई भाषा आए तो उस भाषा का मतलब क्या है वो सीखना, फिर हम प्रश्न सोल्व करना सीखेंगे। देखिए मेंसुरेशन में 3 चीज़ें हैं। आज की अगर SSC GD की बात करी जाए तो बहुत सिंपल मेंसुरेशन नहीं आने वाली है, नो डाउट थोड़ी अच्छे लेवल की मेंसुरेशन आने वाली है। ये बात आपको तब पता चल जाएगी जब 2021 के मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आप देखोगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, मेंसुरेशन में 3 स्टेप है। एक, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना चाहिए, कौन सा कहाँ फॉर्मूला लगेगा वो आना चाहिए, मतलब प्रश्न की भाषा आपको समझ में आनी चाहिए, प्रश्न की भाषा को डिकोड करना आपको आना चाहिए, उसको समझकर फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। और तीसरी है कैलकुलेशन। जो आपके मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आप देखोगे उसमें कैलकुलेशन भी बहुत ही अच्छे लेवल की आती है, तो आपको कैलकुलेशन भी सीखनी है, वो मैं सिखाऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिज्या कितनी होगी? तो देखो आप कुछ मत कीजिए, आप फॉर्मूला लिख दीजिए, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। लिख दिया? बिल्कुल लिख दिया। अब इस फॉर्मूले में जहाँ जो चीज़ है वहाँ की वहाँ लिख दीजिए। कैसे? देखो क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल लिख देता हूँ, ये देखिए मैंने लिख दिया 154, ठीक है। पाई की जगह मैंने पाई लिख दिया, देखो 22/7, और आर स्क्वायर की जगह मैंने आर स्क्वायर लिख दिया। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब देखो जब ये बराबर के इधर है, ये बराबर के इधर है, सब गुणा में है, तो इससे ये कटेगा। पहली बात तो आप ये समझ सकते हो। और ये नहीं समझना चाहो तो देखो, हमें आर स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो आर स्क्वायर इधर रहेगा, बाकी की राशियाँ ये आ जाएगी। इस 154 को मैंने 7 से गुणा कर दिया, 22 नीचे आ गया, 22 7 है 154, तो 7 7 49। आर स्क्वायर का मान आ गया 49। आर स्क्वायर का मान कितना आ गया? 49। और एक बात आपको और समझनी थी, आर स्क्वायर का मान आ गया 7 × 7। जो आपका आर स्क्वायर है, इस आर स्क्वायर का मान कितना आ गया? आर स्क्वायर का मान आ गया 7 × 7। तो आर कैसे निकलेगा? ये वर्ग इधर जाके वर्गमूल होगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, और इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, उसको समझिए। अगर आपके सामने लिखा हुआ है p² = 16, तो p का मान बताओ। अगर आपके सामने लिखा हुआ है p² = 256, तो p का मान बताओ।
अगर आपके सामने लिखा हुआ है वर्गमूल p बराबर 16 तो p का मान बताओ। लीजिए ये 3 क्वेश्चन है हमारे सामने, बहुत ही सिंपल से 3 क्वेश्चन। ये वर्ग का निशान है, इधर जाके वर्गमूल हो जाएगा। इसका मतलब जब हम p का मान ज्ञात करेंगे तो वर्गमूल 16 हो जाएगा। और वर्गमूल 16 का मतलब हो गया, वर्गमूल 16 का मतलब हो गया अंदर अब जब जोड़े बनाएंगे 4 × 4 16, ठीक है। और दो जोड़ों से एक संख्या बाहर निकलेगी तो वर्गमूल हट जाएगा। 4 × 4 से बाहर क्या निकल गया? 4। सिंपल सी बात। p² बराबर 256 है, p² बराबर 256 है, इसका मतलब p क्या होगा? p होगा वर्गमूल 256। अब p वर्गमूल 256 है और वर्गमूल 256 को आप लिखोगे 16 × 16, और जब वर्गमूल से बाहर निकालते हैं तो दो संख्याओं से एक संख्या बाहर निकलेगी तो 16p का मान आ गया। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है। कुछ बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए सवाल चाहे सरल हो चाहे भारी हो, आपको प्रेजेंटेशन जरूर रखना चाहिए, आपको अपना उत्तर जरूर देना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हमारे सामने क्या है? हमारे सामने लिखा हुआ है कि वर्गमूल p बराबर 16 तो p का मान क्या होगा? तो वर्गमूल इधर जाके वर्ग हो जाएगा। बात समझे आप? जो वर्गमूल है ये बराबर के इधर जाके क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो p का मान कितना आ गया? p का मान आ गया 256। यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज थे 4 को लेके कि कहीं 4 तो नहीं लिखना है मुझे, पर ये गलत है। बात समझ गए कैसे? क्योंकि देखो वर्ग इधर जाके वर्गमूल हुआ, वर्गमूल उधर जाके वर्ग हो गया, तो वर्गमूल इधर से उधर गया तो क्या हो गया? वर्ग हो गया। 16 का वर्ग कितना हो गया? 256। अब हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हो जिनको वर्ग वर्गमूल भी याद नहीं हो, ठीक है ना। तो उनके लिए मैं आज तो लिखवा देता हूँ ताकि ना कल उनको दिक्कत हो ना मुझे दिक्कत हो। आप साथ साथ में बोलिएगा, जिनको याद हो साथ में बोलना। 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग 400। सब लोग अपनी अपनी ईमानदारी से मेरे साथ इसे बोलेंगे एक बार ताकि सबको याद हो जाए, है ना। कल की क्लास में पहुंचने से पहले अपने प्रति ईमानदारी दिखा के सबको ये याद करके ही आने। 30 तक के वर्ग आपको कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर आपसे गणना नहीं होगी, और गणना नहीं होगी तो सिखाया हुआ पूरा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। मैंने क्या कहा? दुनिया में ज्ञान बहुत है, लेकिन कौन सा ज्ञान आपका भला करेगा यही तो शिक्षक बताता है, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो मेरे साथ बोलेंगे 11 का वर्ग 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 290, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। आई होप सबको बात समझ में आ गई। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ जो बात है जो आपको पता होनी चाहिए और आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है वो क्या है, ध्यान से देखिए। इस बात से आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जब भी कभी लिखा होगा ना वर्गमूल 121 तो इसका मान क्या है? 11 है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि भाई 121 जो है वो 11 × 11 है। 121 क्या है? 11 × 11। तो जब वर्गमूल करूंगा तो एक 11 बाहर निकलेगा, क्योंकि एक जोड़े से क्या होता है? एक संख्या बाहर निकलती है वर्गमूल के टाइम। तो ये आपको याद होनी हो, ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। क्या? कि वर्गमूल 144 कितना होगा? 12 होगा। वर्गमूल 169 13 होगा। वर्गमूल 196 14 होगा। अब ये बात जिस बच्चे को याद नहीं हो इसकी गाड़ी बिगड़ने वाली भैया। वर्गमूल 225 क्या होगा? 15 होगा। वर्गमूल 256 16 होगा। वर्गमूल 289 17 होगा। वर्गमूल 324 18 होगा। वर्गमूल 361 19 होगा। वर्गमूल 400 तो 20 होगा। ये याद होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ हमारे दिमाग में सेट होनी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ हमें पता होनी। 50 तक का वर्गमूल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 30 तक का याद कर लीजिए अपने SSC GD के हिसाब से। और अगर आपको 50 तक का याद करना होगा तो फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 30 तक का आप याद कर लीजिएगा। आगे मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि 30 तक के वर्ग से 100 तक के वर्ग कैसे निकाले जा सकते हैं।
सिंपल फॉर्मेट में अगर आपको 30 तक के वर्ग याद है तो मैं आपको आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा कि कैसे आप 100 तक के वर्ग याद कर लेंगे। याद करने की जरूरत नहीं है, 30 तक के अगर याद है तो 100 तक के आप निकाल लोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अब देखिए इसके आगे की महत्वपूर्ण बात। जब बात आ गई है तो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। 21 का वर्ग कितना होता है? 441। 29 का क्या होता है? 841। इन दोनों में देखो संबंध है ना, उस संबंध को समझ के याद कर लीजिए बस। 22 का वर्ग क्या होता है? 484। 28 का वर्ग क्या होता है? 784। 23 का वर्ग क्या होता है? 529। और 27 का वर्ग क्या होता है? 729। 24 का वर्ग क्या होता है? 576। और 26 का वर्ग क्या होता है? 676। देखो एक संबंध है ना जिससे हम याद कर सकते हैं। और 25 का वर्ग क्या होता है? 625। देखो बातें जो महत्वपूर्ण है वही याद कराऊंगा, ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें याद नहीं कराऊंगा। एक बच्चे ने अभी मुझे बोला कि सर मैं कल 50 तक के वर्ग याद करके आ जाऊंगा। आप 50 तक के वर्ग याद मत करना, आप 30 तक के वर्ग याद करना, 22 का पहाड़ा याद कर लेना, क्योंकि मेंसुरेशन में पाई तो जगह जगह आएगा और पाई का मान 22/7 लिखना पड़ता है, तो बार बार वहाँ 22 का पहाड़ा काम आएगा। हम तो जीडी के हिसाब से पढ़ेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोग क्या करें, 22 को 11×2 लिख के 11 के पहाड़े से काम चला लें। लेकिन अगर आपको 22 का पहाड़ा याद होगा तो आपकी गणना सरल होने वाली। अब यहाँ से जो बात बनती है वो सबको समझ में आई ना? चलो मेरे साथ बोलो सब लोग, घर पे बैठे बैठे बोलेंगे, यूँ नहीं है कि सोते रहेंगे। 21 का 441, 29 का 841, 22 का 484, 28 का 784, 23 का 529, 27 का 729, 24 का 576, 26 का 676 और 25 का 625। आई होप सबको ये बात याद हो गई है। इसके साथ एक छोटी सी बात और प्लान कर ली जाए। अब देखो ये वाली बात तो याद आ गई ना जो अभी थोड़ी देर पहले सिखाई थी, क्या कि कोई लिखेगा वर्गमूल 784 तो आपके दिमाग में आ जाएगा यहाँ 28 लिखना है मुझे। कोई लिखेगा वर्गमूल 529 तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि मुझे 23 लिखना है ना? बिल्कुल। अब एक छोटा सा एक वर्ग की एक छोटी सी चीज़ और याद कर लेते हैं। जब चीज़ें हमारे सामने आई गई है तो हम एक छोटी सी चीज़ याद कर लेते हैं। क्या? ध्यान से देखिए, हमें 35 का वर्ग करना है तो कैसे करेंगे? 3 के बाद क्या आता है भैया? 4, तो 3 चौक 12 और 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। आई होप सबने देख लिया, सबको समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण लेते हैं, ध्यान से देखो। हमें 45 का वर्ग करना है। 4 के बाद क्या आता है गिनती में? 5। 4 पंजा 20, 5 25। ये लीजिए। तो आगे आगे वाला बोलना है, पीछे वाला तो अपने आप ही हो रहा है, पीछे तो 25 आ ही रहा है। ठीक है ना? ध्यान से सुनना, मुझे 55 का वर्ग करना है। 5 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा। 5 छंग कितना हो गया? 30 और 5 25। बोलने की जरूरत नहीं है, सीधा मन में बोल के लिख लो। मुझे 65 का वर्ग करना है। 6 के बाद क्या आएगा? 7। 6 7 कितना हो गया? 42। 5 25। आई होप बात समझ में आ गई है। मुझे 75 का वर्ग करना है। 7 के बाद कितना आएगा? 8। 7 8 56 और 5 25। ठीक है ना? आई होप ये बात भी सब लोगों को समझ में आ गई है। क्या आगे वाली संख्या लेनी है, उससे मन में गुणा करना है और पीछे 25 लगाना है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैंने लिख दिया कि मुझे 44 का वर्ग करना है तो 4 के बाद 5 आता है, 4 × 5 20 और 4 चौक 16 लिख दूं तो क्या है सर? तो गलत हो जाएगा। समझे? तो क्यों सर यहाँ तो गलत हो जाएगा, यहाँ क्यों नहीं हुआ? तो ये जो चीज़ है ना आपकी, इसको बोलते हैं एकाधिकेन पूर्वेन। हमारे वैदिक गणित की भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं? एकाधिकेन पूर्वेन। नाम आपको याद रखना जरूरी नहीं है। आगे वाले से एक अधिक से गुणा करो, एकाधिकेन पूर्वेन। जो पूर्वेन मतलब जो आगे हैं उससे एक अधिक वाले से गुणा करो। लेकिन ये केवल और केवल तब काम आएगा जब आपकी संख्या 5 पे खत्म हो रही हो, आपकी संख्या का इकाई का अंक 5 हो। अब मैं इस बात को वापस रिपीट कर रहा हूँ, बात को ध्यान से समझना। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं, ये केवल 5 पे ही काम आएगा जब यूनिट डिजिट। देखिए हम धीरे धीरे सब चीजें सीख जाएंगे, आप निश्चित रखना। जब यूनिट डिजिट 5 हो, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। इकाई का अंक मतलब आप आम बोलचाल की भाषा में जो बोलते हो सबसे पीछे लिखा हुआ हो। देखो सबसे पीछे लिखा हो जैसे 75, ये आपका इकाई का अंक। तो जब इकाई का अंक 5 हो तभी आपको लगाना है एकाधिकेन पूर्वेन। क्या लगाना है?
तभी आपको लगाना है एकाधिकेन पूर्वेन। मतलब जब इकाई का अंक 5 हो तो जो भी संख्या लिखी है उसके आगे वाली संख्या लिख लीजिए, एक अधिक। आगे जो संख्या लिखी है पूर्वेण, मतलब जो आगे जो संख्या लिखी है इससे एक अधिक ले लीजिए, 7 8 56 25। तो आई होप अब आपको बात समझ में आ गई है। इसके बड़े फायदे हैं। जब किसी बच्चे को 125 का वर्ग करना है, यहाँ 5 लिखा है, 5 का वर्ग 25 आएगा। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है 12। यूँ नहीं आगे 1 लिखा है, आगे 12 लिखा है। तो 12 के बाद क्या आता है? 13। तो 12 इंटू 13 करेगा तो 156 आ जाएगा। तो 156 25 उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो गणना सरल हुई ना। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए। वॉइस की दिक्कत है क्या? सब लोग बताइए। देखो वॉइस कम तो नहीं आ रही है, क्योंकि देखो अगर मैं अपने मोबाइल में वॉइस ऑन करूं बच्चे को 125 का तो देखो मुझे पूरी वॉइस सुनाई दे रही बड़ी अच्छे से, है ना। तो वॉइस आ रही है, ठीक है, फिर भी मैं तेज बोलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए चलिए, ये बात समझ में आ गई। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ठीक है, जिसे आज मैं आपको सिखा रहा हूं और कल आपको याद होगी जरूर जरूर। 22 एकम 22, 22 दूना 44, 22 तिया 66, 22 चौके 88, 22 पंजे 110, 22 छंग 132, 22 साते 154, 22 आठे 176, 22 नम 198 और 22 दाएं 220। अगर आपको प्रॉमिस ही करना है ना तो ये प्रॉमिस कर दो आज कि सर हमारी मेंचुरेशन में बार बार काम आएगी 22 की टेबल। मैं ज़्यादा पाड़े याद करने का नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। एक तो आपको अभाज्य वाले पाड़े याद करने पड़ेंगे। अभाज्य वाले मतलब कहने का मतलब आप 20 तक की टेबल याद कर लो, क्योंकि देखो 13 का पाड़ा, 17 का पाड़ा, 19 का पाड़ा, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो एक तो आप ये पाड़े याद कर लो। देखो भाई हम खुद के साथ धोखा नहीं कर सकते। अगर हमें गणित पढ़नी है तो हमें ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, इसमें हम कोई धोखा नहीं करेंगे खुद के साथ। लेकिन फिलहाल आज की कहानी तो ये है कि हमें चाहिए 22 की टेबल। तो 22, 44, 66 और 88 तो स्पष्ट तौर पे दिख रहा है ना। 22, 44, 66, 88, 22 पंजे 110, 22 छंग, मेरे साथ बोलोगे चलो 22 की पूरी टेबल। सबको बोलना ईमानदारी से। देखिए आज टीचर्स डे है। हाँ, संजय कह रहे हैं कि अगर 47 होता तो मैंने कहा ना मैं आपको सब सिखाऊंगा। आप जब सब बच्चे 30 तक के वर्ग याद कर लेंगे तो मैं 29 तक के वर्ग से आपको 100 तक के वर्ग याद करने सिखा दूंगा। आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। चलिए, नहीं तो फिर आप क्या कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ लिख लीजिए। वहाँ पर एक कैलकुलेशन सीरीज मिलेगी आपको। उसमें 20 से 25 वीडियो है, छोटे छोटे 15-15, 20-20 मिनट के। या तो आप वो सब पढ़ लीजिए, वो सब समझ लीजिए, वो सब अच्छे से आप याद कर लीजिए। मतलब उन सब वीडियोज़ को देख के अपनी कैलकुलेशन की पूरी एक नोटबुक बना लीजिए। सब छोटे छोटे वीडियो 15-20 मिनट के, आपकी पूरी कैलकुलेशन तैयार हो जाएगी, आपकी सब चीज़ें आ जाएगी उसमें। और नहीं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइव क्लास में सिखा दूंगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, 22 एकम 22, 22 दूना 44, 22 तिया 66, 22 चौके 88, 22 पंजे 110, 22 छंग 132, 22 साते 154, 22 आठे 176, 22 नम 198, 22 दाएं 220। तो सब मेरे साथ एक बार वापस 22 की टेबल बोलेंगे। 22 एकम 22, 22 दूना 44, 22 तिया 66, 22 चौके 88, 22 पंजे 110, 22 छंग 132, 22 साते 154, 22 आठे 176, 22 नम 198 और 22 दाएं 220। आई होप सबको 22 की टेबल काफ़ी हद तक याद हो गई होगी। अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा, देखो मैंने कहा कि कैलकुलेशन सरल नहीं आने वाली है, मैं किसी तरह के धोखे में नहीं रखूंगा। कैलकुलेशन सरल नहीं आने वाली है, स्पेशली एसएससी जीडी के एग्जाम में। अगर हम बात करें किसी भी पुलिस एग्जाम की, चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल है, चाहे एमपी पुलिस कांस्टेबल है, चाहे बिहार पुलिस कांस्टेबल है, उसमें अपेक्षाकृत कैलकुलेशन सरल आती है, लेकिन एसएससी जीडी में नहीं। आप चाहें तो 2021 के पेपर उठा के देख लेना, ठीक है। बाकी आपको अपने बैच में ही सभी क्वेश्चंस तो कराएंगे ही, प्रीवियस ईयर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक पैटर्न से थ्योरी पढ़ेंगे, सब चीज़ों की आकृतियों के संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे, और फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, है ना। चलिए, अब मेरा हर स्टूडेंट अगर इस योग्य हो जाए तो बड़ा आनंद आ जाएगा मुझे कैलकुलेशन के टाइम में। क्या सर 132/22 लिखा है, अगर उसका दिमाग डायरेक्ट चल जाए कि 22 छंग 132 है, 6 बार कटेगा, तो मज़ा आ जाएगा।
नहीं तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा वहाँ पर 132 है बटा में 22 लिखा है, तो पहले तो मैं 2 से काटूंगा 11 बार, 2 छंग 12 और 2 छंग 12, 11 छंग 66। लेकिन देखो समय बचा सकते हो, समय बचेगा, सभी प्रश्नों में काम आएगा। आई होप बात समझ में आ गई है। मैं उम्मीद करूंगा मेरे हर स्टूडेंट से कि 154 बटा 22 देख कर उसका दिमाग चल जाए कि 22 सात 154 है। 176 बटा 22 देख के 22 8 176 है। 198 बटा 22 देख कर 22 नम 110 बटा 22 देख कर 22 पंजे 110 है। देखो जीरो लेवल से शुरू करा है, इसलिए हर चीज़ आपको जीरो लेवल वाली साथ साथ में बताई जा रही है। तो आज आप प्रॉमिस कीजिए कि कल हम 22 की टेबल याद करके आएंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं हमारे सवालों के ऊपर आने की वापस। ये लीजिए, एक छोटी सी बात थी कि r² बराबर 7 × 7 था, तो r का मान 7 होगा। लेकिन हमने हमेशा के लिए प्रॉब्लम को ख़त्म करने की कोशिश करी है कि जहाँ भी ये बात हमारे सामने अर्थमेटिक में या एडवांस मैथ्स में आएगी, अब हम घबराएंगे नहीं। वर्ग उधर जाके वर्गमूल होगा, तो 7 × 7 और 2 संख्या से एक संख्या बाहर निकलेगी जब वर्गमूल होगा। तो r का मान कितना आ गया? r का मान आ गया 7। ये आपके सवाल का जवाब है। आई होप आप सबको समझ में आ गया। हाँ भैया, ये तो बेसिक मैथ्स है, आपको मेंसुरेशन जिस एग्जाम में भी आता है उन सब में ये चीज़ें डायरेक्टली काम आएगी। तो क्षेत्रफल देके त्रिज्या पूछ ले हो, चाहे त्रिज्या देके क्षेत्रफल पूछ ले। तो परीक्षा उपयोगी एक प्रश्न की बात कर रहा हूँ, उस प्रश्न को बड़े ध्यान से समझो आप। मैं एक परीक्षा उपयोगी प्रश्न की बात कर रहा हूँ। परीक्षा में होता क्या है, आपको कह देते हैं कि एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप इसकी परिधि बताओ, ये आपका सवाल है। आपको क्षेत्रफल दे रखा है और आपसे परिधि पूछी गई है। बात समझ में आ गई? क्षेत्रफल आपको दिया है, परिधि आपको पूछी है। तो जब भी हम कोई भी सवाल गणित का हल करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए, क्या दिया है, क्या पूछा गया है। क्या बोला मैंने? क्या दिया है, क्या पूछा गया है। देखिए जितने भी बच्चे लाइव है, उम्मीद करता हूँ अगर आपने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया और अच्छे से, मुझे पता नहीं चल रहा कितने लाइव है, हाँ अगर आपने इंटरेस्ट दिखाया तो देखिए आपका कोर्स नो डाउट 2-3 महीने तो चलने वाले ही है ना। और जब हम एडवांस मैथ्स पढ़ेंगे बीच बीच में क्यों पढ़ेंगे, अभी कुछ दिन पढ़ेंगे, सब फॉर्मूले लिखवा दूंगा, सब फॉर्मूले एक बार याद करवा दूंगा। फिर आप अपनी नोटबुक में इन सबको लिख कर एक एक चीज़ को, चाहे 22 का टेबल है, चाहे वर्ग है, चाहे वर्गमूल है, सबको अपनी नोटबुक में लिख के नोट्स बना के अच्छे से याद कर लोगे, ताकि जब हम क्षेत्रमिति शुरू करें, ये तो हम क्षेत्रमिति का बेसिक पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम आप अटैक कर पाओ, उस टाइम आप कमज़ोर नहीं हो। कैसे मुझे तो क्षेत्रमिति आती नहीं। अरे कैसे नहीं आती, हम सीख रहे हैं। चलिए, क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है। क्या पूछा है? परिधि पूछा है। तो परिधि पूछा है तो आपके दिमाग में एक बात आई कि सर हमें ये पता है कि जो परिधि होती है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr होता है। तो 2 की जगह तो 2 लिख देंगे, पाई की जगह 22/7 लिख देंगे। लेकिन r तो हमें पता ही नहीं है, तो r हमें पता नहीं है, जबकि r तो हमें चाहिए। तो इस r को हम यहाँ से लेके आएंगे। तो यहाँ से कैसे लाएंगे? ध्यान से देखो कि सर क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। होता है बिल्कुल। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 154 दे रखा है। पाई की जगह 22/7 इंटू r²। 22 से कितनी बार कट जाएगा? 7 बार कट जाएगा। 22 7 154। अभी मैंने 22 का पाड़ा याद कराया था, 22 7 154। तो ये आ गया 7 × 7। और ये क्या है? ये आपका r² के बराबर है। तो r का मान कितना हो गया? 7। तो समझे आप, ये जो हमें दे रखा है, इससे हमने क्या किया? इससे हमने r का मान ज्ञात किया और इस r के मान को ज्ञात करके हमने यहाँ ला के रखा। ठीक है ना? तो 2πr, r की जगह हमने क्या लिख दिया? 7। 7 से 7 कट हो गया, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा। मैंने कहा चाहे कोई भी परिधि हो, चाहे कोई भुजा हो, चाहे कोई विकर्ण हो, चाहे कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, उन सब के पीछे इकाई सामान्य लगती है सेंटीमीटर। क्षेत्रफल होता है तो उसकी जो इकाई होती है वो होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस स्टूडेंट को ये सवाल समझ में आ गया कि मैंने क्या किया है, क्या करवाया है, और वो ये सवाल कर सकता है, तो उसने पहला स्टेप क्रॉस कर लिया है, पहला स्टेप पार कर लिया है, जो उसके द्वारा पार करना बहुत ही ज़रूरी था। ठीक है, चलिए तो एक बार यस का मैसेज भेज दीजिए जिन सब बच्चों को ये सवाल समझ में आ गया हो।
ठीक है क्या सर? यस, हमें ये सवाल समझ में आ गया है, और नो अगर नहीं आया है तो मैंने कहा हमें परिधि ज्ञात करनी थी। परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है। 2π की जगह 22/7 और हमें चाहिए r यहाँ रखने के लिए। r यहाँ है नहीं, तो जो हमें दिया है, जब भी हमें प्रश्न दिया होता है तो हम बात करते हैं क्या दिया है। हमें यहाँ क्या दिया है? हमें यहाँ क्षेत्रफल दिया है, तो हमने लिख दिया क्षेत्रफल बराबर πr²। क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल लिख दिया, बराबर के नीचे बराबर लिख दिया, पाई के बटा पाई के जगह पाई का मान रख दिया, r² की जगह r² लिख दिया। 22 यहाँ बटा में गया तो 154/22 हो गया, तो 7 बार कट गया। 7 यहाँ आ गया, 7 7 49, r² 49 है तो r का मान 7 आ गया। r का मान चाहिए था परिधि निकालने के लिए, r का मान यहाँ से ले जाके वहाँ रखा। 2πr, 2π की जगह 22/7, r की जगह 7 रखा, 7 से 7 कट गया और 44 उत्तर आ गया। एक बार फिर से बता दिया, जैसे कुछ बच्चों ने कहा रिपीट कीजिए तो रिपीट कर दिया। हाँ, दिव्यांशवर पाटिल, अब समझ में आया क्या? आप बता दीजिए तो आपको। मैंने वापस बता दिया अब आपको ये बात, मैंने एक बार वापस बता दिया, और अगर दिक्कत है तो एक आधा और उदाहरण लेके बता देते हैं फिर आपको, है ना। आगे आप समझ में? सोनू कुमार, एक बार फिर से बता दिया मैंने, 2 बार बता दिया है। न्यू क्वेश्चन बनाने के लिए दीजिए। हाँ बिल्कुल देंगे, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे। एसएससी जीडी में 275 क्वेश्चंस है 2011 से लेकर 2021 तक के मेंसुरेशन के, तो 275 क्वेश्चंस तो वो हो गए, कुछ हम करेंगे तो 300 साढ़े 300 क्वेश्चन हम कर लेंगे, और 300 साढ़े 300 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे तो मेंसुरेशन में आप एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। क्वालिटी 144 से 240 तक कीजिए सर। क्वालिटी को लेकर अगर कोई भी दिक्कत है तो मैं कल की क्लास में सुधार लूँगा, मतलब कि कम रखनी है तो थोड़ी कम रख लेंगे, है ना। आज तो मैंने सब सेटिंग करके लाइव कर दिया है, ठीक है ना। लेकिन आपके पास में भी तो ऑप्शन आता है, अरे लीजिए लीजिए लीजिए, आपके पास भी तो ऑप्शन है, मेरे पास खुल रखा है ना। यहाँ देखिए, यहाँ सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर आप क्वालिटी कर लीजिए कम जैसे आपको चाहिए, 360 कर लीजिए, ऑटो कर लीजिए, 480 कर लीजिए, 720 कर लीजिए, तो क्वालिटी तो आप खुद मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आप अगर यहाँ सेटिंग के ऑप्शन में जाएंगे तो क्वालिटी के ऑप्शन है आपके पास, आप चाहें तो क्वालिटी खुद मैनेज कर सकते हैं। मेरे मोबाइल में भी 360 में चल रही है, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न की बात करी जाए, जैसे कि आपको कह दिया परिधि कितनी है, मान लो आपको कह दिया परिधि जो है वो 176 मीटर है, और आप क्षेत्रफल बताओ, ये आपका सवाल है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल बात है, थोड़ी सी गणना भी करनी पड़ेगी तो वो भी कर लेंगे। लीजिए ये हमारा सवाल है, अब हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। पाई की जगह हम रखेंगे 22/7, हमें r चाहिए। अगर हमें यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो r का मान चाहिए हमें। r का मान हमें सीधा सीधा तो बताया नहीं, सीधा सीधा बताता तो हम r का मान रख देते, तो सीधा सीधा नहीं बताया तो जो हमें दिया है उससे लेके आएंगे। हमें क्या दिया है उससे हम लेके आएंगे r का मान। हमें परिधि दे रखी है, परिधि कितनी दे रखी है? 176 दे रखी है, तो परिधि की जगह मैंने लिख दिया 2πr बराबर 176। 2π, पाई की जगह मैंने लिख दिया 22/7, r की जगह मैंने r लिख दिया, और ये 176। जैसा कि आपको मैंने सिखाया, 22 यहाँ बट्टा में जाएगा तो इससे 8 बार कट जाएगा। अभी मैंने आपको 22 का पार्ट याद कराया था, बिल्कुल। 2 जब इस बट्टा में जाएगा तो इससे 4 बार कट जाएगा। देखो भी गणना करनी तो आनी चाहिए, तो r का मान कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 हो जाएगा। r का मान कितना हो जाएगा? 7 चौक 28। आई होप सबसे पहली बात ये आपको समझ में आ गई। ये जो मैंने गणना करी वो आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो थोड़ी वापस खोल के कर देता हूँ, ध्यान से देखना। मुझे r का मान याद करना है तो मैंने r को यहाँ रखा, बाकियों को उधर लेके गया। 2 यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे आ गया। पाई का मान यहाँ लिखा है 22/7, तो 22 तो नीचे आ जाएगा और 7 कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल सर, 22 से ये कितनी बार कट जाएगा? 8 बार कट जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको 22 का पार्ट याद कराया था, मैंने कहा था बार बार काम आएगा। 22 से ये 8 बार कट गया, 2 से ये 4 बार कट गया, 4 और 7 का गुणा कितना आ गया? 28। जब मैं यहाँ मान रखूँगा तो r की जगह 28 रखूँगा, r² है तो 28 × 28 लिखूँगा। पहली बात तो ये, ठीक है।
ये कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा, तो 22 गुणा 4 गुणा 28, ये हमारे सवाल का जवाब है। अब अगर हम पूरी कैलकुलेशन करनी चाहें तो हम पूरी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। कैसे? 28 दूना 56, 56 दूनी 112, ये 112 आ गया। अब मुझे 112 को 22 से गुणा कर रहा है। अब कोई बच्चा कहे सर मुझे तो 28 का पाड़ा नहीं आता। अरे तो नहीं आता तो क्या हो गया, 28 इंटू 4, आप 4 का पाड़ा तो आता है ना, 4 8 32, हासिल का 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 112। आगे बात समझ में? ठीक है। अब मुझे इसे 22 से गुणा करना है। अगर आपने 22 का पाड़ा याद कर रखा है तो आपको इसे तोड़ना नहीं पड़ेगा, सीधा ही कर लीजिए। कैसे? 22 दूना 44, हासिल का 4, 22 एकम 22 और 4 26, हासिल का 2, 22 एकम 22 और 2 24 मीटर स्क्वायर। देखो 22 दूनी 44, हासिल का 4, 22 एकम 22 और 4 26, हासिल का 2, 22 एकम 22 और 2 24, तो 2464 मीटर स्क्वायर क्या है? 2464 मीटर स्क्वायर जो है वो 84 नहीं है, 64 है। एक बार वापस चेक कर लीजिएगा, है ना। ये क्या है? ये हमारा क्षेत्रफल है। हमें क्षेत्रफल पूछा गया था। क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। आर की जगह मुझे क्या लिखना है पता नहीं था, लेकिन मुझे परिधि दे रखी थी, तो जो मुझे दिया है उसको मैंने काम में लिया और मैंने क्या किया, आर का मान याद किया 28। आर का मान 28 मैंने यहाँ ला के रखा। 28 इंटू 4 112 किया, 112 को 22 से गुणा किया, 22 दूनी 44, 4 हासिल का 2, नहीं हासिल का 4, 22 एकम 22 और 4 26, हासिल का 2, 22 एकम 22 और 2 24, 2464 मीटर स्क्वायर आपके सवाल का जवाब है। ये हमने खुद ने एक सवाल बनाया आपको बातें समझाने के लिए। आई होप आपको वर्थ के बारे में ये चीज़ें तो समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए अब हमें सर वर्थ के बारे में और क्या सीखना है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको वर्थ के बारे में आगे सीखनी है, और उसका नाम है त्रिज्याखंड। क्या सर ये क्या है, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो लीजिए, ये आपका वर्थ है, बिल्कुल ये इसका केंद्र बिंदु है। ये मैंने एक त्रिज्या बनाई और ये एक त्रिज्या बनाई। इन दोनों त्रिज्याओं ने मिलकर काट कर एक टुकड़ा बाहर निकाल दिया। कैसे? देखो ये एक वर्थ था पेपर का, मैंने एक कट यहाँ से लगाया, एक कट यहाँ से लगाया और एक टुकड़ा बाहर निकाल दिया। तो टुकड़ा बाहर निकलेगा तो कैसा दिखेगा, ध्यान से देखना। ये देखिए, ये टुकड़ा मैं बाहर निकाल रहा हूँ। ये मैंने क्या क्या बताया, ये जो टुकड़ा निकला ना इसको मैंने खींच के बाहर निकाल दिया, तो ये बाहर निकल के ऐसा दिख रहा था। ये लीजिए भैया, इसी का टुकड़ा मैंने तोड़ के बाहर निकाला। बात समझ में आई? त्रिज्याखंड किसे कहते हैं? थैंक यू। त्रिज्याखंड किसको कहते हैं? दो त्रिज्याएं मिलकर एक टुकड़ा बाहर निकाले तो उसे त्रिज्याखंड कहते हैं। बाकायदा ये डेफिनेशन आप अपनी नोटबुक में लिखोगे, आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस पर सवाल आते भैया। दो त्रिज्याएं, परिभाषा नहीं पूछते लेकिन अपने को पता तो हो ना। दो त्रिज्याएं मिलकर एक टुकड़ा बाहर निकालें इसे हम कहते हैं त्रिज्याखंड। दो त्रिज्याएं मिलकर एक टुकड़ा बाहर निकालें उसे हम त्रिज्याखंड कहते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर, बात को ध्यान से सुनना, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये क्या है? ये केंद्र बिंदु, ये व्यास ने ये टुकड़ा किया और ये टुकड़ा निकाला, इसका नाम क्या है? कैसे? इसका नाम तो अर्धवर्त है। इसका नाम क्या है? अर्धवर्त। क्या अर्धवर्त भी त्रिज्याखंड है? हाँ, ये भी तो त्रिज्याखंड है। देखो एक त्रिज्या ये रही, एक त्रिज्या ये रही, दो त्रिज्याओं ने मिलकर बाहर निकाला है, तो अर्धवर्त भी त्रिज्याखंड है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा ये क्या है। ये भी त्रिज्याखंड है, लेकिन इस त्रिज्याखंड का एक और नाम है चतुर्थांश। इसका एक और नाम क्या है? चतुर्थांश। देखो ये व्यास से काटा आपने, इसको आपने कहां से काटा? व्यास से। लेकिन व्यास में भी तो दो त्रिज्याएं शामिल है, एक त्रिज्या ये रही, एक त्रिज्या ये रही, तो इसको आधा वर्त बोलोगे, अर्धवर्त। ये चतुर्थांश है। चतुर्थांश कैसे निकला? ये आपका वर्त था, उसके आपने ऐसे 90 डिग्री पे 4 टुकड़े किए। 90 डिग्री पे क्यों? क्योंकि जो वर्त का जो केंद्रीय कोण है वो 360 डिग्री का है। कुल मिलाकर कितने का है? 360 डिग्री का। तो जब आप 4 बराबर टुकड़े करोगे तो एक टुकड़ा जो होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ये देखिए, तो आपने ये जो टुकड़ा है बाहर निकाला, ठीक है, तो ये जब कोण होता है 90 डिग्री का, तब हमारे दिमाग में एक बात आ जाती है कि ये भी त्रिज्याखंड है। ये भी क्या है? त्रिज्याखंड है। ये भी त्रिज्याखंड है।
तो इसको भी दो त्रिज्याएं मिलकर बाहर निकाल रही है, ये भी दो त्रिज्याएं मिलकर बाहर निकाल रही है। लेकिन हाँ, पहले सपने पूरे कर लीजिए। आप कह रहे हो कि मैं मिलने आऊँगा तो वो सब चीज़ें होगी, ठीक है, लेकिन आपने जो सपना देखा उस सपने को पहले पूरा कीजिए, और उस सपने को पूरा करने के लिए पहले जलिए, पहले मेहनत कीजिए। उतनी आग भरिए अपने अंदर, उतनी मेहनत कर लीजिए कि सर अब मैं तो एग्ज़ाम का वेट कर रहा हूँ, एग्ज़ाम कब हो जाए, है ना। उस तरीके से मेहनत कर लीजिए। आज जब मैं पढ़ा हूँ तो उसको जाके घर पे इतना अच्छा सा पढ़ लीजिए, और कल का इंतज़ार कीजिए कि सर कल आप आओ तो सही क्लास में, आप इससे संबंधित बात करो तो सही, मुझे तो सब याद है, मुझे तो सब पता है ये चीज़ें। बात समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए। अर्धवर्त, आधावर्त, चतुर्थांश, वर्त का चौथा टुकड़ा, ये भी त्रिज्याखंड है, ये भी त्रिज्याखंड है। इसके अलावा बहुत सारे त्रिज्याखंड हो सकते हैं। यहाँ केंद्र कोण 60 डिग्री का हो सकता है, किसी में यहाँ 30 डिग्री का हो सकता है, किसी में यहाँ 120 डिग्री का हो सकता है। ये सब क्या है? त्रिज्याखंड है। अलग अलग तरह के त्रिज्याखंड आपने देखे हैं, जिसमें अर्धवर्त आता है, चतुर्थांश आता है, और अलग अलग माप के ये भी आते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले, हाँ गोपाल, गुड इवनिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्धवर्त की। ये हमारा अर्धवर्त, ये लीजिए। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल बहुत सरल है। इसका नाम है अर्धवर्त, तो वर्त का आधा। वर्त कितना था? वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवर्त का हो जाएगा आधा पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। भाई अर्धवर्त है ना, वर्त का आधा है। वर्त का क्षेत्रफल क्या था? वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर था, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? आधा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसके परिधि की बात करी जाए तो पाई आर प्लस 2r, ये बड़े अच्छे से याद रखिएगा दिमाग में। पाई आर प्लस 2r कैसे? जी पाई आर प्लस 2r कैसे आया? पहले तो देखो पाई आर कहाँ से आया भाई। अगर ये पूरा होता, ये हमने तोड़ दिया, वो बाद की बात है। देखो ये हमने पूरा होता, ये लीजिए, तो पूरा होता तो कितना होता? 2 पाई आर। एक चक्कर अगर पूरा होता, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा चक्कर, इस बीच वाली लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो इसे आप कहते हैं 2 पाई आर है। ये कितनी दूरी है? जब एक चक्कर पूरा होता है तो वो दूरी होती है 2 पाई आर। अब अगर मैं इसे आधा कर दूँ, देखो ये मैंने आधा कर दिया इसे, तो ये वाली जो दूरी बच गई, कौन सी? सिर्फ ये वाली दूरी, सिर्फ ये आधा तो चला गया। ये जो दूरी बच गई ये कितनी हो गई? ये 2 पाई आर की आधी हो गई पाई आर। 2 पाई आर की आधी अगर करोगे तो कितनी हो जाएगी? पाई आर। लेकिन क्या हुआ, जब आपने इसे तोड़ा तो यहाँ पर एक लाइन भी आ गई। बात सुनना, ये लाइन आई कैसे? समझ में आई कि नहीं आई? आपके पास एक वर्त बना हुआ है, ये एक वर्त बना है। मैंने कहा बाउंड्री पे चलो, आपने कहा था ठीक है, अब मैं यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गया। अब मैंने इसको काट के 2 अर्धवर्त बना दिए। ये लीजिए, एक अर्धवर्त यहाँ बना दिया, एक अर्धवर्त यहाँ बना दिया। अब मैंने कहा इनकी बाउंड्री पे चलो। आपको कह सर ये तो दूरी बढ़ गई, कैसे? पहले तो मुझे यहाँ से लेके यहीं तक जाना पड़ता था, अब मुझे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक जाना पड़ेगा, फिर इसमें ये एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। इसके अंदर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक जाना पड़ेगा, और फिर मुझे ये एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। तो क्या हुआ, जब आपने वर्त था तो वर्त का परिमाप या वर्त की परिधि थी, जो आपका वर्त था उसकी जो परिधि थी वो 2 पाई आर थी। लेकिन अर्धवर्त की जब आपने परिधि निकाली तो एक तो 2 पाई आर का आधा आ गया, ये जो टुकड़ा है एक तो ये आ गया। इस टुकड़े का नाम है चाप। ये जो परिधि का टुकड़ा होता है इसे चाप बोलते हैं गणित की भाषा में। जो परिधि का टुकड़ा होता है, चाहे कितना भी टुकड़ा निकालो, छोटा टुकड़ा बड़ा टुकड़ा, जो परिधि का टुकड़ा होता है उसे हम चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाप। तो एक तो ये चाप आ गया, और ये चाप हो गया पाई आर का, क्योंकि जब पूरा घूमता तो 2 पाई आर होता, आधा घूमेंगे तो पाई आर होगा। लेकिन ध्यान से देखो, अर्धवर्त में क्या एक्स्ट्रा आ गया है? अर्धवर्त में ये लाइन एक्स्ट्रा आ गई है। अर्धवर्त में ये लाइन जो है, ये देखिए, ये जो लाइन है आपके अर्धवर्त में, ये लाइन एक्स्ट्रा आ गई है ना। अब ये लाइन क्या है, जरा ध्यान से बताओ। सर ये व्यास है, और व्यास क्या होता है? आधी त्रिज्या इधर, आधी त्रिज्या इधर, तो R और R 2R। तो जब हमने अर्धवर्त की, क्या बोला, जब हमने अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकाला तो वो तो आधा पाई आर स्क्वायर आया, लेकिन जब हमने अर्धवर्त की परिधि निकाली
तो वो आई पाई आर। ये पाई आर तो किससे आई, 2 पाई आर से आ गई, प्लस 2r। क्यों, क्योंकि जब हमने इसको काटा तो ये लाइन एक्स्ट्रा बन गई और ये लाइन 2r है, ये लाइन व्यास है। ये लाइन क्या है, व्यास। और व्यास को हम क्या बोलते हैं, 2r बोलते हैं। या आप कह सकते हो यहाँ 2 त्रिज्याएं हैं। तो ये बात याद हुई क्या, नहीं हुई तो याद कर लीजिए। अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर और अर्धवर्त की परिधि होती है 2 पाई आर का आधा, पाई आर प्लस 2r। ये रहा पाई आर प्लस 2r। जब भी पाई आर प्लस 2r बोलोगे दिमाग में जाएगा ये पाई आर का चाप प्लस 2r। ये है आपके अर्धवर्त की परिधि। आई होप आप सबको समझ में आ गई ये बात। यार देखो साउंड इतना अच्छा तो आ रहा है। तो ये बात याद हुई क्या, नहीं हुई तो देखो मैंने अपने मोबाइल का साउंड बढ़ा के देखा, मुझे हर चीज़ बड़े अच्छे से याद होगी। हाँ, जो आप ये कह रहे हो, अब एक बच्चा कह रहा है सर मैं अगर ऐसे कर लूँ क्या, चलो वो कह रहा है सर मैं आर को तो कॉमन ले लेता हूँ, अंदर पाई प्लस 2 बच जाएगा। तो ये जो बात है ना, ये हम जब काम में लेंगे ना इस फॉर्मूले को, तब हम ये काम करेंगे 100%। आप निश्चिंत रहिएगा। फिलहाल आप ये याद रखिए कि अर्धवर्त की परिधि होती है पाई आर प्लस 2r। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं चतुर्थांश की। किसकी बात कर रहे हैं अब हम, चतुर्थांश। मोबाइल का साइन ऑन। अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं चतुर्थांश की। चतुर्थांश नाम से ही पता चल रहा है, चौथा अंश, वर्त का चौथा अंश। ये आपका वर्त था, इसको आप 4 अगर बराबर भागों में बांटते हो तो ये वाला एक टुकड़ा जो है, इस एक टुकड़े को आप चतुर्थांश बोलोगे। और इसका एक और नाम त्रिज्याखंड भी है। मैंने कहा है, ध्यान से सुन लेना, 2 त्रिज्याओं ने तो मिलकर निकाला है। हाँ, तो आपका जो अर्धवर्त है वो भी त्रिज्याखंड है। आपका जो अर्धवर्त है वो भी त्रिज्याखंड है। आपका जो चतुर्थांश है वो भी त्रिज्याखंड है। ठीक है ना, बिल्कुल। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल में कोई दिक्कत नहीं है, क्षेत्रफल तो सीधा सीधा। हमारे वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हमारे वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और ये वर्त का 1/4 हिस्सा है, इसलिए इसका क्षेत्रफल हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। बच्चे कह रहे छुट्टी कर दो सर। हाँ, बस थोड़ी देर, बस थोड़ी देर। त्रिज्याखंड के बारे में आज जान लेते हैं, फिर छुट्टी कर देंगे। कल हम त्रिभुज, आयत, वर्ग वगैरह के बारे में जानेंगे, है ना। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये चौथा हिस्सा है। पूरे वर्त का होता है पाई आर स्क्वायर, और चूंकि ये चौथा हिस्सा है इसलिए इसका होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके परिधि की बात करी जाए या इसके परिमाप की बात करी जाए तो पहले तो देखो 1/4 इंटू 2 पाई आर। हमारा जो 2 पाई आर है वो क्या है सर, ये हम यहाँ से लेके यहाँ तक घुसेंगे तो पूरा 2 पाई आर होगा। होगा कि नहीं होगा, देखो ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी लाइन बनाएंगे तो 2 पाई आर होगा। लेकिन हम इतना ही ले रहे हैं, हम यहाँ से लेके यहाँ तक का ही ले रहे हैं, तो हम चौथा हिस्सा ही तो ले रहे हैं। तो 2 पाई आर का तो चौथा हिस्सा ले लो। तो ध्यान से देखो, ये 2 पाई आर है, इसका चौथा हिस्सा ले लिया, इसलिए लिख दिया 1/4 2 पाई आर। ये याद नहीं करना है, ये समझ लेना है, परीक्षा में बैठ के ही फॉर्मूला बना लेना है। देखो चतुर्थांश के अंदर क्या लिखा मैंने, 1/4 2 पाई आर। क्यों, पूरी परिधि 2 पाई आर है, उसका हमें 1/4 हिस्सा लेना है, प्लस साथ में 2 त्रिज्याएं ले लेनी है। अब देखो, आप बात को समझो ध्यान से, ये बात बहुत सरल है और बहुत जरूरी है, इसलिए इसे समझ लेना। पूरी परिधि कितनी है, 2 पाई आर, इसका हम चौथा हिस्सा ले लेंगे। तो एक तो हमने ये ले लिया, क्या ले लिया हमने, 2 पाई आर का चौथा हिस्सा 1/4, ये तो हमने चाप ले लिया, प्लस हमने 2 त्रिज्या ले ली। तो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, जब भी हम किसी भी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल परिधि निकालेंगे तो एक तो हम चाप लेंगे। ठीक है, एक तो क्या लेंगे, चाप। यहाँ पर चाप कितना हो गया, 2 पाई आर का चौथा हिस्सा, ये रहा। और हम 2 त्रिज्याएं लेंगे, एक त्रिज्या और दूसरी त्रिज्या। अब हम इसे थोड़ा सरल कर सकते हैं, ध्यान से देखो कैसे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बट्टा में 2 रह गया, प्लस 2r। अब इसके कारण कि अब देखो, ये अगर याद करोगे तो समस्या हो जाएगी। इसको याद नहीं करना है, इसको दिमाग में सेट करना है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो जो परिधि है उसका चौथा हिस्सा ले लो। तो परिधि का चौथा हिस्सा ले लिया, पूरी परिधि होती है 2 पाई आर, इसका चौथा हिस्सा ले लिया 1/4 2 पाई आर, और 2 त्रिज्याएं ले लो, 2 त्रिज्याएं ले ली।
आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए ये बात एकदम सिंपल सी है, आपको समझ में आ गई। अब सिर्फ त्रिज्याखंड जिनके बारे में एक ये तो अर्धवर्त समझ लिया, चतुर्थांश समझ लिया, अब अन्य सभी तरह के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है वो देखिए ध्यान से। बाकी सब तरह के जो भी त्रिज्याखंड बच गए हैं उन सभी त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो। उन सभी त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। बहुत सरल है, भारी नहीं है, सवाल बड़ा सरल आता है इसका आपके लेवल में। ये लीजिए θ/360 पाई r स्क्वायर। और एक बात और बता दूं आपको, मैं कोई भी अतिरिक्त ज्ञान नहीं देने वाला हूं। अपनी परीक्षा में जो सवाल आए हुए हैं ना उन्हीं से संबंधित आकृतियों की बात कर रहा हूं मैं। आज अगर मैं इस आकृति के बारे में आप सिखा रहा हूं तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, आए हुए क्वेश्चंस करेंगे तो मैं इस पर सवाल मिलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है भाई, त्रिज्याखंड कहाँ से आया? कोई भी त्रिज्याखंड है, ये एक त्रिज्याखंड है, इसको हमने तोड़ के बाहर निकाल लिया वर्त से। त्रिज्याखंड कहाँ से आया? वर्त से आया। तो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। क्या होता है? θ/360 पाई r स्क्वायर। थीटा हमें प्रश्न देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सवाल बहुत सरल आएगा। जैसे कि मैं एक एग्जाम का सवाल बताता हूँ कि प्रश्न ऐसे आएगा कि एक त्रिज्याखंड है जिसका केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है और त्रिज्या 7 है, इसका क्षेत्रफल बताओ। तो देखो कितना सरल सवाल है। क्या है? एक त्रिज्याखंड है, सवाल बोलेगा एक त्रिज्याखंड है जिसका केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है और त्रिज्या 7 है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। हमने इसका क्षेत्रफल क्या याद किया? हमने इसका क्षेत्रफल याद किया θ/360 पाई r स्क्वायर। क्षेत्रफल वर्त का क्षेत्रफल, आगे लिख दिया θ/360। θ/360 ये बता रहे कि कितना टुकड़ा है। जैसे अब थीटा जब 60 है, ये देखो यहाँ जब थीटा 60 है तो उसका मतलब ये हुआ, θ/360 का मतलब ये हुआ 60/360 और 60/360 का मतलब हुआ 1/6। मतलब हमें ये पता चल रहा है ये जो टुकड़ा है ना इस पूरे वर्त का 1/6 भाग है। ये जो टुकड़ा हमने बाहर निकाला है ये इस पूरे वर्त का 1/6 भाग है। तो थीटा की जगह हमने लिख दिया 60/360, पाई की जगह हमने लिख दिया 22/7, त्रिज्या 7 दे रखी है तो इसके जगह हमने 7 × 7 लिख दिया। इसको हम हल करेंगे और हमारे सवाल का जवाब निकल जाएगा। आगे का कार्य आपको खुद को करना है, सिंपल सा कार्य, कोई लंबा चौड़ा कार्य नहीं है। फिर भी देख लीजिए, 0 से 0 कट गया, 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 × 6 6 × 36, ये कट जाएगा कितनी बार? 2 से कट जाएगा 3 बार, 2 से कट जाएगा 11 बार, 11 7 77, 77/3 उत्तर आ गया। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई है। फिलहाल तो हमारा काम ये था कि हम ये फॉर्मूला याद कर ले। ये जो त्रिज्याखंड होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। अब हमें याद करना है कि त्रिज्याखंड का परिमाप क्या होता है, जो आज का हमारा फाइनल काम है। ठीक है, जो आज का हमारा फाइनल काम है, ध्यान से सुन लीजिए। त्रिज्याखंड का परिमाप क्या होता है? कोई भी आपको कहे किसी भी त्रिज्याखंड का परिमाप ज्ञात करना है तो आपके दिमाग में दो चीज़ आनी चाहिए। क्या सर? एक तो चाप होगा प्लस उसके अंदर 2 त्रिज्या होगी। अब इसकी आकृति आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि त्रिज्याखंड बनेगा कैसे। एक तो उसमें चाप होगा और 2 त्रिज्याएं होगी। कैसे? सुनिए बात को जरा ध्यान से। ये आपका त्रिज्याखंड है। एक तो इसमें क्या होगा, ये चाप होगा, ये देखिए चाप है ये, और इसमें क्या होगी, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या। इसको हम बोलते हैं चाप। परिधि का टुकड़ा चाप कहलाता है, मैंने बताया था। तो अगर मुझे त्रिज्याखंड का परिमाप निकालना है तो मुझे एक तो चाप लिखना पड़ेगा, 2 त्रिज्या लिखनी पड़ेगी। अब ये चाप कितना होगा, ध्यान से देखो। चाप कहाँ से आएगा? चाप परिधि से आएगा। क्या कहा मैंने? चाहे हम अर्धवर्त के अंदर बात करो, चाहे हम चतुर्थांश के अंदर बात करो, चाहे हम त्रिज्याखंड के अंदर बात करो, चाप कहाँ से आएगा? चाप परिधि से आएगा। तो चाप कितना हो गया? चाप हो गया 2 पाई r। चाप कितना हो गया? 2 पाई r। किसका? परिधि का कितना भाग? θ/360 2 पाई r। तो चाप कैसे निकालेंगे? चाप कहाँ से आएगा? परिधि से। परिधि कितनी होती है? परिधि 2 पाई r होती है। तो θ/360, परिधि का जितना ये टुकड़ा है, जितना ये टुकड़ा है, तो θ/360 2 पाई r। तो ये तो हो गया आपका चाप प्लस 2r त्रिज्या। ये लीजिए, ये लिख दिया। इसके बाद जो परीक्षा में आंकड़े दे रखे होंगे, जो थीटा का मान दे रखा होगा, जो r का मान दे रखा होगा, उसके हिसाब से हम अपने प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। तो अब अगर आप ये याद करने लग गए ना कि सर मैं तो इसको रटूंगा,
फॉर्मूले को, तो गलत बात है। त्रिज्याखंड का जब भी परिमाप पूछे तो दिमाग में आना चाहिए चाप, और चाप का फिक्स फॉर्मूला हमेशा हो गया थीटा बटा 360 2 पाई आर। क्यों? क्योंकि चाप आता है परिधि में से। चाप क्या है? चाप परिधि का टुकड़ा है। चाप क्या है? परिधि का टुकड़ा है। तो परिधि 2 पाई आर होती है, इसलिए यहाँ 2 पाई आर लिख दिया। कितना टुकड़ा है? थीटा बटा 360 टुकड़ा है। प्लस इसमें क्या है? प्लस इसमें 2 त्रिज्या है, इसलिए थीटा बटा 360 2 पाई आर प्लस 2 आर। ये आपके त्रिज्याखंड के परिमाप का फॉर्मूला था। अब अगर कोई बच्चा कहे कि सर मुझे तो आप सिर्फ सरल सरल चीज़ें पढ़ा दो, तो मैं एक बात कहूँगा, बेटा देखिए परीक्षा में ये सब चीज़ें आई हुई है। जो चीज़ परीक्षा में नहीं आई हुई है उसको पढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि परीक्षा में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आई हुई है। तो आज हमने 2D आकृतियाँ किनको कहते हैं, 3D आकृतियाँ किनको कहते हैं, 22 की टेबल, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन के कुछ तरीके, वर्ग, वर्गमूल, ठीक है, इसके अलावा हमारे वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का परिमाप, हमारा जो अर्धवर्त है उसका क्षेत्रफल, उसका परिमाप, हमारा जो त्रिज्याखंड है उसका जो क्षेत्रफल है उसका परिमाप, इनके बारे में जाना है। आज कॉपी में इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और इसको अच्छे से प्रिपेयर करके आइएगा। अभी आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई डाउट है तो मुझसे जल्दी से पूछ लीजिए, ठीक है, ताकि हम आपको अलविदा कहें। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद।